जो सिलेबस है फाइनल एग्ज़ाम का वो बता दें। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप क्लासेस स्टॉप कर दें। तो ये दो बड़े इश्यूज जो थे वो आप लोग मुझे शेयर कर रहे थे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या है फाइनल एग्ज़ाम का, तो वो मैं इंशाल्लाह प्लान करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दूंगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि क्लासेस जो है वो आप स्टॉप कर दें, तो वो हम स्टॉप इसलिए नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी ने 31 अगस्त तक कहा है, तो इसलिए हमें ये कंटिन्यू रखना है। दूसरा आपके लिए ये बर्डन नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि हम सारा रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी पे ही हम बातें कर रहे हैं, और डिफरेंट वेज से डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेके और डिफरेंट बुक्स के ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए इशू है, होना नहीं चाहिए। 30-35 मिनट्स की क्लास होती है और उसमें हम पूरा एक टॉपिक जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है आपकी लर्निंग इससे बेहतर हो रही है। तो नो लेट्स कंटिन्यू। तो ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये ग्राउंड से पिक्चर ली गई है, स्पोर्ट्स हो रही है, और इसमें इस चैप्टर का जो थीम है वो क्लियरली हमारे सामने ओपन हो जाएगा। मैं एग्जांपल एक लूँगा और उससे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो टॉपिक हमारा काफ़ी हद तक इलाबोरेट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के दो वालेकुम सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी जी। एज़ यू नो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जब भी कोई टॉपिक मैं लेता हूँ तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन माइनर के स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि ये काम आपको क्यों करवाया जा रहा है। तो ये क्यों बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी जो हमारे आज के दो टॉपिक हैं इस पे अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन सोशियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल। इसी तरह व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इन सोशल साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ और जनरल एग्जांपल लेके इसको आगे हम इसके टू द पॉइंट फिर हम डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल जो स्पोर्ट्स की मैं अभी लेने लगा हूँ। स्पोर्ट्स करें, पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो बड़ा फेमस गेम है, और फैसलाबाद स्टेडियम है जिसको इकबाल स्टेडियम के नाम से, फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम है, फिर इसी तरह मुल्तान स्टेडियम है, पिंडी स्टेडियम है। तो सपोज़ करें पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में जो क्रिकेट की स्पोर्ट्स हुई, तो उस हवाले से इन ग्राउंड्स के अंदर जो स्पेक्टेटर्स की तादाद थी ये हमारा कंसर्न है। कितने तमाशाइयों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच ग्राउंड में बैठ के देखा, और पिछले 10 सालों का हम डेटा ले रहे हैं। तो हम एक तरीका ये है कि हर ग्राउंड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इकबाल स्टेडियम में कितने लोग थे, पिंडी स्टेडियम में कितने लोग थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में कितने लोग थे, तो वो हमारे पास पिछले 10 सालों में अगर हर ग्राउंड के अंदर फॉर एग्जांपल 5-5 मैचेस हुए तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक रश होगा। और जहाँ से हम कोई एक ऐसी फिगर नहीं दे पाएंगे सोसाइटी को जिससे अंदाज़ा हो कि ऑन दी एवरेज कितने लोग किस किस ग्राउंड में मैच देखने के लिए जाते थे। जी अब आवाज़ क्लियर है? जी बच्चे अब वॉइस जी क्लियर है? सर। चलिए जी शुक्रिया। सर जी सर, क्लियर। क्लियर। जी शुक्रिया। अच्छा अब अभी जो मैंने एग्जांपल ली इसमें ज़रा देखें, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक 10 years बैक, एंड देर आर नंबर ऑफ ग्राउंड्स, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। तो हम इस इंफॉर्मेशन को सिंगल वैल्यू से नहीं बता सकेंगे जब तक हम स्टेटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमने स्टेटिस्टिक्स का यूज़ किया,
लाइक हमने अरिथमेटिक मीन यूज़ किया, हमने मीडियन यूज़ किया, हमने मॉड यूज़ किया, तो हमें साथ ही इंफॉर्मेशन मिल गई सिंगल वैल्यू की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल लाहौर के लिए हम बात करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि ऑन दी एवरेज पिछले 10 सालों में 30,000 लोगों ने ग्राउंड में मैच बैठ के देखा सपोज। इसी तरह इकबाल स्टेडियम में पिछले 10 सालों में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 31,000 लोगों ने ग्राउंड में बैठ के मैच देखा। तो अब देखिए ये जो इतना बड़ा डेटा सेट था वो सिंगल फिगर में हम एक्सप्लेन करें। सो वी आर सपोर्टिंग सोसाइटी एंड वी आर डूइंग वेल। तो ये एप्लीकेशन है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की प्रैक्टिकल लाइफ में। इसके बाद फिर हम मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन में जाते हैं, इसकी क्या वजह है, तो ये हम आगे चल के देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन के हवाले से कुछ मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर साइंस के फील्ड से एग्जांपल लें तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि जो सपोज बैटरीज बिल्डअप की जा रही हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ से, तो एवरेज लाइफ जो वो देते हैं या जो एवरेज फंक्शनैलिटी टाइम वो देते हैं कि एक बैटरी अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ऑन दी एवरेज 1.5 घंटे तक चलती है, 2 घंटे तक फंक्शनल रहती है। तो वो लॉट ऑफ बैटरीज दे हैव प्रिपेयर्ड, हज़ारों की तादाद में। तो हर एक बैटरी की अलहदा से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि जो लैपटॉप की बैटरीज हैं उनकी ऑन दी होल एक ही फिगर में इंफॉर्मेशन देंगे। लाइक 1.5 घंटे तक वो बैटरी फंक्शनल रहती है, 2 घंटे तक बैटरी फंक्शनल रहती है। सोशल साइंसेज से अगर हम बात करें तो ये स्पोर्ट्स भी सोशल साइंसेज में आएंगी। इसी तरह फर्दर अगर हम ऐड करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो लोगों की इनकम है, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में हम बात करते हैं, जो लोगों की इनकम है, तो अब हर एक दिन की या हर एक महीने की इनकम नहीं बताई जाएगी, बल्कि ऑन दी होल बताया जाएगा कि ये जो फैमिली मेम्बर है इसकी एवरेज इनकम जो है वो 50,000 है, 1 लाख है, या क्या अमाउंट है। सो ये क्रक्स है हमारे इस चैप्टर का। हमेशा याद रखें कि जब बहुत बड़ा डेटा सेट हो और उसको सिंगल फिगर में एक्सप्लेन करना हो, तो फिर हम मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प लेते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने ऑब्जर्व कर ली। अब वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन यूज़ किया, तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये पहले अनग्रुप डेटा से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको सम करेंगे और तादाद पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल एवरेज कंप्यूट हो जाएगी। तो ये चीज़ें मे बी कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी इजी लग रही हूँ, और ज़ाहिर है अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्हें आसान लग रही होगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी अच्छी तरह पिक नहीं कर सके उनके लिए हेल्प होगी। प्लस ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस में आपको हेल्प होगी कि किस तरह से फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सो बी अलर्ट एंड बी अटैच्ड। उसके बाद ये फार्मूला आप देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करेंगे और फार्मूला सम एक्स ओवर एन है। अगर आप सैम्पल डेटा ले रहे हैं तो सैम्पल एवरेज को एक्स बार से डिनोट करेंगे और ये इसका फार्मूला सम एक्स ओवर एन। ये एग्जांपल एक ली गई है, लिस्ट द टोटल सेल्स ऑफ 6 यूएस कंपनीज फॉर 2008। 2008 में 6 कंपनीज हैं यूएस की, तो उनकी जो सेल्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो वो यहाँ पे ली गई। तो कहते हैं आप मीन सेल्स फॉर दी 6 कंपनीज फाइंड करें, यानी एवरेज सेल्स आप बताएं इन 6 कंपनीज के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह अभी हमने पिक किया, हम सिंपली फार्मूला लिखेंगे, सम करेंगे सारी वैल्यूज़ को, सम करेंगे हम 6 वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, और 6 वैल्यूज़ को सम करेंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो वो हमारे पास एक्स बार निकल आएगा, मीन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। इस तरह से हम मीन कंप्यूट कर लेंगे। तो ये सो सिंपल है और इस पे काफ़ी आपकी क्लैरिटी है। इसके बाद देखिए अब आप फर्दर एग्जांपल आएंगी। ये बुक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, तो ब्लू मान की बुक है और उसमें चैप्टर नंबर 3 है। 2 किताबें मैंने आपको दी है, तो ये दूसरे वाली बुक की बात करें। तो
ये देखें सम किया सारी वैल्यूज़ को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आया $228 बिलियन। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे ऑन द एवरेज जो कंपनीज हैं 6 कंपनीज हैं उनकी जो एवरेज अर्निंग है वो $228 बिलियन रुपीज़ है एवरेज अर्निंग। यानी 1 बाई 1 अब हम बात नहीं कर रहे, 6 कंपनीज की एक फिगर में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर हम इस तरह नहीं करें तो आप टॉप पे देखें, जिस तरह में डेटा गिवन था तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। एक कंपनी अगर 149 बिलियन डॉलर कमा रही है तो दूसरी 406, फिर 183, तो वेरिएशन मौजूद है। तो हमने अरिथमेटिक मीन फार्मूला लगाया और हमने सबके लिए एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी $228 बिलियन। तो ये एवरेज है सब कंपनीज की अर्निंग। इसके बाद हमारे पास मीडियन है। तो मीडियन के लिए ये डेफिनेशन है, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म इन अ डाटा सेट दैट हैज बीन रैंक्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम अरेंज डाटा सेट में से मिडल वैल्यू हम चूज करते हैं तो उसे हम मीडियन कहते हैं। तो इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो ज़रूरी नहीं है आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, नो इशू, तो लेकिन अरेंज करना ज़रूरी है। अब इसमें एग्जांपल ली गई है, फॉलोइंग डाटा गिव द प्राइसेस ऑफ 7 हाउसेस सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल हाउसेस सोल्ड लास्ट मंथ इन अ सिटी। पिछले महीने 7 हाउसेस सोल्ड किए गए किसी सिटी में, तो ये उनकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में प्राइसेस हैं। तो कहता है फाइंड द मीडियन। तो सिंपल पहला टास्क हमने क्या किया, डेटा को अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो ऑड इन नंबर हैं, तो इसलिए फिर हम डेटा जो हमने अरेंज किया है तो जो 6 ऑब्जर्वेशन है उसमें से पहली 3 और जो लास्ट 3 हैं वो हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो जो दरमियान में ऑब्जर्वेशन हमारे पास बचेगी, जैसे कि यहाँ पे 374 है, तो 374 इज द मीडियन। तो $374,000 जो है वो मीडियन प्राइस है हाउसेस की। तो फर्दर इस पे एग्जांपल है और ये ऑड केस था। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन इवन हो जाए, जिस तरह इस एग्जांपल में इवन है 12 ऑब्जर्वेशन है, तो फिर हम पहली 5 और आखिरी 5 इग्नोर कर देंगे, दरमियान वाली 2 को ऐड करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास मीडियन निकल आएगा। जैसे कि ये देखते हैं $12.5 बिलियन। देन हमारे पास मॉड है। तो मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा सेट। तो किसी भी डाटा सेट के अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को मॉड कहते हैं। तो सिंपली ये डाटा हमें दिया गया, डेटा गिव्स द स्पीड्स ऑफ 8 कार्स दैट वर स्टॉप ऑन I-95 फॉर स्पीडिंग वायोलेशंस। तो इस पे कहता है कंप्यूट मॉड। तो हम देखेंगे यहाँ पे इस डेटा सेट में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास 74 आ रही है। सो 74 इज द मॉड वैल्यू, 74 इज द मॉड वैल्यू। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले 2-3 डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, वो भी ज़रा रिकॉल कर लें। हमने पढ़ा था यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। सो कीप रिमेंबर, यूनी मॉडल ऐसा डेटा सेट जिसमें एक मॉड हो उसे हम यूनी मॉडल डेटा कहते हैं। जिस डेटा सेट में 2 मॉड वैल्यूज़ होंगी तो उसे बाई मॉडल डेटा सेट कहेंगे। और ऐसा डाटा सेट जिसमें 2 से ज़्यादा मॉड वैल्यूज़ होंगी तो उसे हम मल्टी मॉडल डाटा सेट कहेंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो इसके बाद आप देखें जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे ये भी हमने पढ़ा था, डेटा यानी रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो अगर हम एक डेटा सेट लें और उस पर मीन, मीडियन और मॉड निकालें और तीनों का आंसर सेम आए उस डेटा सेट पे, तो हम कहेंगे ये हमारा जो डेटा सेट है ये सिमेट्रिकल है। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लोज हैं और तीनों पे मीन, मीडियन, मॉड का आंसर सेम आ रहा है। और इसकी शेप आप देखें, ये अगर हम इसको मिडल से कट करें, जैसे ये मिडल पॉइंट है, इसको हम स्प्लिट करें दो हिस्सों में, तो दोनों तरफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम नंबर में फॉल कर रही है। सो ये सिमेट्रिकल डेटा। इधर आप देखें जो हमने डेटा को जब प्लॉट किया तो इसकी राइट टेल लेंथी है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा सेट है, या इसको राइट टेल डेटा सेट भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम डेटा को प्लॉट करें और इसकी लेफ्ट टेल लेंथी हो तो हम कहेंगे ये लेफ्ट टेल या नेगेटिवली स्क्यूड डेटा सेट है। तो यहाँ तक हमने अनग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन और एग्जांपल की बात की है। आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पहले एड्रेस कर लेते हैं। जी शाबाश, कोई क्वेश्चन? पहले आपके क्वेश्चंस अगर हैं। सर ये जो बाई मॉडल, ट्राई मॉडल है, इनका जब डाटा दिया जाएगा तो ये हमें बताया जाएगा कि आप ये फाइंड करें, या हमें खुद ही डाटा को देखकर बताना पड़ेगा कि इसमें बाई मॉडल है, ट्राई मॉडल है, ये मल्टी मॉडल? एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। हम खुद डेटा सेट ले, हमें जो प्रोवाइडेड डेटा सेट होगा तो उसमें से हमने खुद देखना है। जब हम मॉड निकालेंगे, अगर मॉड का एक आंसर निकल रहा है तो हम बता देंगे कि यहाँ पे ये मॉड है और ये यूनी मॉडल डेटा है। इसी तरह अगर दो मॉड की वैल्यूज आ रही हैं तो हम बताएंगे कि ये दो वैल्यूज हैं और ये बाई मॉडल डेटा सेट, और इसी तरह मल्टी मॉडल। तो हमें बताया नहीं जाएगा, हमें सिंपली कहा जाएगा फाइंड मॉड एंड टेल अस व्हाट टाइप ऑफ दिस डेटा सेट इज, क्या ये यूनी मॉडल है, बाई मॉडल है या फिर मल्टी मॉडल है, तो हमने खुद बताया जी। और भी बात ओके सर, थैंक यू। जी जी। इसके बाद है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अब यहाँ पे हम दोबारा थोड़ी सी इस चैप्टर की बेस को फिर रिवाइज कर लेते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के होते हुए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल ली है, मैं भी ऑलरेडी एक दो एग्जांपल आपसे क्लास में भी शेयर कर चुका हूँ, तो ये थोड़ी कंपैरेटिवली नई एग्जांपल है, इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग टू डेटा सेट्स ऑन द एजेस इन ईयर्स ऑफ ऑल वर्कर्स वर्किंग फॉर ईच ऑफ टू स्मॉल कंपनीज। दो कंपनीज का डेटा लिया गया, कोई कंप्यूटर्स की कंपनीज हैं जो डिफरेंट चीज़ें आर्किटेक्ट कर रही हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बना रही हैं, या फिर सोशल साइंसेज से अगर हम बात करें, दो फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर हैं उनकी एज को नोट किया गया। तो कंपनी वन में ये लोग, उनकी ये एजेस हमें नज़र आ रही हैं। कंपनी टू में ये 5 लोग और उनकी ये एजेस, इसको हमने यहाँ प्लॉट किया। कंपनी वन की ये एज 35, 36, 38, 39, 40, 45, 47, तो ये बड़ी क्लोज एजेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कंपनी टू की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें जो लेबर है तो उनकी एज 18 साल से शुरू होती है और 70 ईयर्स तक वो जा रही है। और वेरिएशन आप इस लाइन से देखते हैं कि किस कदर ये वेरिएटेड डेटा है। तो जब इन दोनों डेटा सेट्स के लिए एवरेज एज निकाली तो वो 40 ईयर्स बनी, एवरेज एज 40 ईयर्स। तो जब हमने देखा कि जो कंपनी ए है, कंपनी ए, तो वहाँ पे एवरेज एज 40 ईयर्स, इसी तरह कंपनी बी और वहाँ पे एवरेज एज 40 ईयर्स। तो हमें ऐसे जब हम ये बताएंगे कि हमने दो कंपनीज का डेटा लिया और वहाँ पे जो लोगों की एवरेज एज है वो 40 ईयर्स है, तो ये देख के सुन के मे बी वी एक्सपेक्ट दैट बोथ कंपनीज हैव सेम टाइप ऑफ वर्कर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एजेस। तो हम कह रहे हैं कि सेम एजेस के लोग जो हैं वो दोनों कंपनीज में काम कर रहे हैं।
बट जब हम इसके अंदर वेरिएशन को देखते हैं तो वेरिएशन बहुत है। यानी कंपनी ए में जो लोग काम करें दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन देयर फिजिकल नेचर, काफ़ी वो जवान किस्म के लोग हैं, 30, 38, 35, 36 इस तरह, 47 की एक वैल्यू भी है, बट दे आर इनफ कैपेबल टू डू लॉट ऑफ वर्क। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उसमें 18 साल की एज का इंडिविजुअल भी मौजूद है और 70 ईयर का की एल्डर पर्सन, जो एल्डर पर्सन वो भी मौजूद है। तो वो काम की सलाहियत उस तरह से नहीं रहेगी। तो जस्ट 40 को देख के ये कह देना कि दोनों कंपनीज के जो वर्किंग लोग हैं उनकी एज एक जैसी है, लेकिन जैसे हमने वेरिएशन को देखा तो फिर हमें पता चला कि इनकी जो काम करने की सलाहियत है वो एक जैसी नहीं। सो ये एवरेज से हमें नहीं पता चल रहा। एवरेज तो ये कह रही थी कि दोनों कंपनीज के लोगों की एज सेम है, लेकिन जैसे ही हम वेरिएशन में जाएंगे तो वेरिएशन से हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इस डेटा सेट के अंदर वेरिएशन कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सो डेटा सेट सेम नहीं है। यानी एवरेज तो ये बता रही थी कि मे बी द डेटा सेट इज सेम, बट वेरिएशन टेल्स अस द ट्रू स्टोरी दैट वेरिएशन इज प्रेजेंट एंड बोथ डेटा सेट्स आर नॉट सेम। तो इसलिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ जाते हैं ताकि डेटा की ट्रू पिक्चर हमारे सामने आए। एवरेज ने भी एक फिगर से रिजल्ट दे दिया और डिस्पर्शन भी एक फिगर से रिजल्ट देगी, लेकिन ये दो ऐसे रिजल्ट्स हैं जो किसी भी डेटा सेट को प्रॉपर समझने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एवरेज बता देगी कि ये सेंटर है डेटा का, वेरिएशन बता देगी कि इस कदर डेटा सेट के अंदर वेरिएशन मौजूद है। सो अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए जो कॉमनली यूज मेथड्स हैं, जिस तरह आपको बताए गए हैं, रेंज, स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस, तो ये हम तीनों मेथड आप देख लेते हैं। रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम डेटा सेट लेके जिस तरह आप देख रहे हैं ये हमारे पास 4 स्टेट्स का डेटा है और उनका टोटल एरिया हमें दिया गया, टोटल एरिया हमें दिया गया और हमें कहा गया फाइंड दी रेंज, यानी जो उनका एरिया अलॉटेड एरिया है, जो उनका टोटल एरिया है, तो उसमें वेरिएशन बताएं कितनी है। तो सिंपल डेटा सेट में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की, तो ये हमारे पास जो डिफरेंस था वो निकल आया कि ये एरिया वाइज डिफरेंस है उन दो स्टेट्स के दरमियान। इसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन है, इस पे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स हाउ क्लोजली द वैल्यूज ऑफ अ डाटा सेट आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, तो ये इसका यूज है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन के किस कदर क्लोज हैं, और in general, a lower value of the standard deviation for a dataset indicates that the values of the dataset are spread over a relatively smaller range around the mean. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट स्मॉल आएगा तो हम कहेंगे डेटा सेट में वेरिएशन कम है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपने सेंटर के पास पास हैं, यानी सेंटर से दूर वैल्यूज नहीं है। और इसके कंट्रास्ट में, इन कंट्रास्ट, अ लार्जर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ डाटा सेट इंडिकेट्स दैट द वैल्यूज ऑफ दैट डाटा सेट आर स्प्रेड ओवर अ रिलेटिवली लार्जर रेंज अराउंड द मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट बड़ा आएगा तो इट मीन्स कि जो डाटा सेट के अंदर वेरिएशन है वो ज़्यादा है और जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटर से काफ़ी हद तक स्कैटर्ड है, बिखरी हुई वैल्यूज़ ज़्यादा है, स्प्रेडनेस ज़्यादा है। फिर आपको फार्मूला भी इसका दिया जा चुका है। जो मैंने फार्मूला दिया था उसमें डिवाइज़र में n था, या n-1 है। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि हम जब अनबायसनेस देखना चाहते हैं तो फिर हम n-1 से डिवाइड करते हैं और अदरवाइज हम n से डिवाइड करते हैं। तो ये आप इस डिफरेंस को इग्नोर करें, आप n से डिवाइड कर दें या n-1 से कर दें, दोनों एक्सेप्टेड है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, और ये एस स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये सैंपल वेरिएंस है। और ये इम्पोर्टेंट एक बात याद रखनी है आपने, ये जहाँ मेरा कर्सर है
the sum of the deviations of the x values from the mean is always 0. अगर हम ये मैं थोड़ा यहाँ आपको टाइप करके बता देता हूँ, ये हमें डाटा सेट गिवन है सपोज x, और फिर हमने कंप्यूट कर लिया x बार यानी मीन, ठीक है, और इसके बाद हमने x में से माइनस कर दिया x बार। तो जब ये काम हम करते जाएंगे, डेटा हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें 1 2 3 4 और 5, ये सपोज मेरा डाटा सेट है। तो जब मैं इसमें x बार निकालूंगा तो आंसर बनेगा, ये सारा ऐड करें, 3 6 4 10 15 15 ओवर 5, आंसर आ गया 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस करेंगे 1 में से x बार हमारे पास आ गया 3। तो इस x बार की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंपली x में से x बार निकाल लेते हैं हम। तो -3 किया, 1 - 3 किया तो आंसर आया -2, ठीक है। इसी तरह जब 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया -1। इसी तरह जब 3 में से माइनस किया तो आंसर आया 0। इसी तरह जब 4 में से -3 किया, समझ रहे ना आप बात, तो 1। और जब हमने इसी तरह 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 2। तो ये कॉलम जब सम हम करेंगे, तो कॉलम सम जब हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 0। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी हमें यहाँ बताई जा रही है, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द एक्स वैल्यूज फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ये याद रखना है। ये हमने क्या किया, सम किया एक्स वैल्यूज का डिफरेंस लिया जब एक्स बार के साथ, तो आंसर आया 0। तो ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपको ऊपर जिस तरह वेरिएंस के सिंबल बताए, तो इसी तरह आप यहाँ देखते हैं कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को एस के साथ डिनोट करते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये मार्केट वैल्यूज़ है और 5 इंटरनेशनल कंपनीज की है, तो कहते हैं वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करें। तो सिंपली ये x हमें गिवन है, x बार हम निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, तो ये आंसर आ गया 6737.80। ये वेरिएंस का आंसर। इसी आंसर का स्क्वायर रूट लिया तो 82.08 बिलियन। तो ये हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। तो होपफुली न्यूमेरिकल वर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर नेवर नेगेटिव। ये याद रखना है, कभी भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होते। इसी तरह द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएंस आर ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम वेरिएंस कंप्यूट करते हैं तो उस वक्त जो यूनिट है, अगर फॉर एग्जांपल यूनिट था केजी, तो जब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वो केजी स्क्वायर होगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। अगर हम हाइट ले रहे हैं इंचेस में, तो जैसे हम वेरिएंस में जाएंगे तो आंसर जो है वो इंचेस स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ट्रैवलिंग ले रहे हैं किलोमीटर में, तो वेरिएंस निकालेंगे तो वो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी वेरिएंस जो है वो यूनिट को डबल कर देता है। तो ये आपने बात याद रखनी। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी का पॉइंट है वो भी देख लें। जो पॉइंट हमारा है यहाँ, पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक। तो ये ऊपर भी मैंने बताया कि अगर हम वैल्यू पॉपुलेशन से कंप्यूट करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो पैरामीटर कहलाएंगे। अगर हम सैंपल से वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे तो उन रिजल्ट्स को फिर हम सैंपल स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो ये अनग्रुप डेटा के साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की थोड़ी रिवीजन हमने की है। तो ग्रुप डेटा पे सेम थ्योरी वही रहेगी, तो फार्मूला आपका चेंज होता जाएगा, तो वो आप अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आई नो क्लासेस नहीं ले रहे, उनकी अपनी मर्ज़ी है,
लेकिन मुझे पता है कि टीचर जब अपना सेमेस्टर एंड कर रहा होता है तो वो अपनी क्लासेस में बहुत कुछ स्टूडेंट्स को दे रहा होता है, लर्निंग के हवाले से भी और एग्ज़ाम के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह जो कमिंग वीक में हमारी क्लास होगी पहली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर इंशाल्लाह जो सारा हमने सिलेबस पढ़ा है वो आपको एक पेज या 2 पेजेस की फॉर्म में सारा रिपीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। सो अब आपके कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन? सर जी जी सर हमारी क्लास है इंग्लिश की। जी, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ बस। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। सर जो बाकी क्लासेस आपने लेनी है जितनी रह गई हैं सर, उनमें ना आप जो आपने हमें फाइनल में सिलेबस देना है वही आप हमें रिपीट करवा दें दोबारा से। जी मैं वही रिपीट करवा रहा हूँ, जो मैंने पूछना है ना मैं वो सारा रिपीट करवा चुका हूँ। अभी इंतज़ार है कि यूनिवर्सिटी क्या प्लान करती है, एग्ज़ाम फिजिकल है या ऑनलाइन है, इसलिए मैं कोर्स पे कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा, अगर आप गौर करें कोर्स आउटलाइन खोलें तो मैंने बहुत सा सिलेबस जो है वो स्किप कर दिया है। अगर आप ये ज़हन बना रहे हैं कि सर जो पढ़ाया है उसमें से भी छोड़ दूंगा, तो ऐसा तो मेरा तो इरादा नहीं है। जो कोर्स आउटलाइन है तो उसमें आप अगर गौर करें एक दफ़ा 5 मिनट के लिए कोर्स आउटलाइन खोल के नहीं सर, देखें। जितना आपने पढ़ाया है ना वो रिवाइज करवा दें, बस जितनी क्लासेस रह गई हैं तो ये वही कह हम रहे हैं। कर रहे हैं ना बच्चे, वही हम कर रहे हैं। आप देखें कल हमने रिग्रेशन पे बात की, वो पहले पढ़ा हुआ था। लास्ट टाइम काई स्क्वायर की बात की, वो पहले पढ़ा हुआ था। आज हम मीन मीडियन मॉड की बात करें तो पहले पढ़ा हुआ था। तो कमिंग क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा सैम्पलिंग का रिपीट कर लेंगे, तो नया नहीं पढ़ेंगे आप। ओके सर। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।